हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट का सीडीपी टॉपिक नंबर 8 बुद्धि। जो हार्ड लेवल के टॉप लेवल के क्वेश्चन आज हम बताएंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। बुद्धि को समस्या समाधान की क्षमता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो देखिए, ये जो परिभाषित किए थे वेक्सलर ने बताए थे कि उद्देश्यपूर्ण कार्य, तर्कसंगत सोचना और प्रभावी ढंग से पर्यावरण से निपटाना ही बुद्धि कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेक्सलर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि सामाजिक व्यवहार से सबसे अधिक संबंधित है? तो देखिए, तो जो गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, जो सामाजिक व्यवहार से सबसे अधिक संबंधित जो है अंतर्वैयक्तित्व, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अंतर्वैयक्तित्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम 3 देखेंगे। यदि कोई बच्चा संगीत के माध्यम से जल्दी सीखता है तो वह किस बुद्धि में प्रबल होगा? ऑप्शन नंबर ए है भाषिक, बी है संगीत की, सी है दैहिक गति और डी है स्थानिक। तो देखिए, इसमें बताइए आप लोग कौन सा ही होगा। संगीत के माध्यम से जब जल्दी सीखेगा कोई भी बच्चा, अगर संगीत के माध्यम से सीख रहा है तो वह संगीत की बुद्धि हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीतीय। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। जी फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए थर्स्टोन, बी है गार्डनर, सी है स्पीयरमैन और डी स्टर्नर। तो देखिए, जी फैक्टर का जो सिद्धांत दिए है वह स्पीयरमैन ने दिए है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्पीयरमैन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। थर्स्टोन के अनुसार बुद्धि किन क्षमताओं का समूह है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य बुद्धि, बी है भावात्मक बुद्धि, सी है प्राथमिक मानसिक क्षमताएं और डी है बहुबुद्धि। तो इनके अनुसार जो बुद्धि है बहुबुद्धि का है, ठीक ना। बहुबुद्धि क्षमताओं का एक समूह है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बहुबुद्धि। प्रश्न नंबर 6 है, आईक्यू की गणना का सूत्र किसने दिया? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईक्यू की गणना का जो सूत्र है वो टर्मन ने दिए थे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 है, यदि कोई बच्चा नक्शा पढ़ने और दिशा पहचानने में निपुण है तो वह किस बुद्धि में श्रेष्ठ होगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर तार्किक, भाषिक, स्थानिक, अंतर्वैयक्तित्व। तो देखिए, ये जब कोई बच्चा अगर नक्शा पढ़ने में और उसकी दिशा पहचानने में निपुण है तो वह जो है स्थानिक बुद्धि होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, भावात्मक बुद्धि की अवधारणा को लोकप्रिय किसने बनाया? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए गार्डनर, बी है स्पीयरमैन, सी गोलमैन और डी है थर्स्टोन। तो देखिए, भावात्मक बुद्धि जो है कि जो अवधारणा है, भावनाओं की जो अवधारणा है, उसको गोलमैन ने बनाया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गोलमैन। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, बुद्धि परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों को वर्गीकृत करना, बी है दंड देना, सी है शैक्षिक सहायता की योजना बनाना और डी है प्रतियोगिता बढ़ाना। तो देखिए, बुद्धि परीक्षणों का जो मुख्य उद्देश्य होता है शैक्षिक सहायता की योजना बनाना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। यदि कोई बच्चा अपने भावों को समझता है और नियंत्रित करता है तो यह किस बुद्धि का उदाहरण है? देखिए, अगर कोई भी बच्चा अपने भाव को समझता है, ठीक ना, भाव मतलब भावनाओं को,
और नियंत्रित करता है। तो कौन सा बुद्धि होगा? भाव मतलब भावनाओं, भावनाओं मतलब भावात्मक बुद्धि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक बुद्धि। प्रश्न नंबर 11, वेक्सलर के अनुसार बुद्धि में कौन सा घटक शामिल नहीं है? देखिए, इसमें से 3 घटक शामिल होंगे, कोई एक घटक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। ठीक ना, अभी हम बताए थे ना, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, तर्क संगत सोच और सामाजिक व्यवहार के अनुकूल। तो देखिए, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार हो जाएगा, तर्क संगत सोच भी हो जाएगा, सामाजिक व्यवहार के अनुकूल भी होगा, शारीरिक शक्ति यह नहीं है। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, 12, गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि विद्यालयी परीक्षाओं में सबसे कम मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, भाषिक, बी तार्किक, गणितीय, सी संगीतिक और डी है स्थानिक। तो देखिए, गार्डनर ने बताया है कि जो बुद्धि होती है विद्यालयों में सबसे जो अधिक मापी जाती है, भाषिक बुद्धि मापी जाती है। ठीक ना, और तार्किक बुद्धि भी अधिक और स्थानिक बुद्धि भी। लेकिन जो संगीत की बुद्धि होती है यह कम मापी जाती है। ठीक ना, संगीत से रिलेटेड जो होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कम नापी जाती है। प्रश्न नंबर 13, स्पीयरमैन के जी फैक्टर का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट बुद्धि, बी है सामान्य बुद्धि, सी है भावात्मक बुद्धि और डी है सामाजिक बुद्धि। तो देखिए, तो जी फैक्टर का मतलब होता है स्पीयरमैन का सामान्य बुद्धि। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सामान्य बुद्धि। प्रश्न नंबर 14, थर्स्टोन की प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में कौन सी शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन शामिल नहीं है जो थर्स्टोन ने बताए हैं? तो मौखिक समझ, संख्यानात्मक योग्यता, स्मृति और भावात्मक नियंत्रण। तो देखिए, मौखिक समझ इनकी मानसिक क्षमताओं में शामिल है, संख्यात्मक योग्यता भी शामिल है, स्मृति भी शामिल है, लेकिन ये भावात्मक नियंत्रण ये शामिल नहीं है। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, यदि कोई बच्चा समूह में नेतृत्व करता है और दूसरों को समझता है तो यह किस बुद्धि में प्रबल होगा? देखिए, कह रहा है कि यदि कोई बच्चा समूह में नेतृत्व करता है और दूसरे को समझता है, दूसरे के बारे में समझता है, दूसरे बच्चों को समझता है, तो यह कौन सी बुद्धि हो जाएगी? तो यह जो हो जाएगी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक ना, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यह सूत्र किसने दिया है? तो देखिए, अभी IQ का सूत्र पीछे क्वेश्चन था, कौन दिए थे? टर्मन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा टर्मन ने। ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 है, भावात्मक बुद्धि का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, समस्या समाधान, बी स्मरण शक्ति, सी है आत्म नियंत्रण और डी गणना क्षमता। तो देखिए, भावात्मक बुद्धि का जो मुख्य घटक होता है वह आत्म नियंत्रण होता है। ठीक ना, अगर अपनी आप को नियंत्रण करेंगे तो भावात्मक बुद्धि में आ जाएगा। मतलब आपका जो भाव है, मान लीजिए गुस्सा का भाव है, लेकिन आप क्या किए, अपने आप को नियंत्रित कर लिए। ठीक ना, तो यही हो जाएगा आत्मनियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, बुद्धि परीक्षणों की एक प्रमुख सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, वे सीखने में मदद करते हैं, बी वे केवल शैक्षिक बुद्धि मापते हैं, सी है वे सभी प्रकार की बुद्धि मापते हैं और डी है वे निष्पक्ष होते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 2 बार पढ़ना चाहिए ताकि क्वेश्चन जब लैंग्वेज समझ में आएगी तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। कह रहा है बुद्धि परीक्षणों की एक प्रमुख सीमा क्या है? मतलब जो बुद्धि नापी जाती है उसकी प्रमुख सीमा क्या होनी चाहिए? ठीक ना,
वे सीखने में मदद करते हैं। बी है वे केवल शैक्षिक बुद्धि मापते हैं। और सी है वे सभी प्रकार की बुद्धि मापते हैं। और डी है वे निष्पक्ष होते हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें सिर्फ शैक्षिक बुद्धि ही नापी जाएगी, ठीक ना, सभी प्रकार की बुद्धि नहीं मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे केवल शैक्षिक बुद्धि मापते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर केवल निगेटिव होता है या वे सभी प्रकार की बुद्धि को मापते हैं, ठीक ना। तो शैक्षिक बुद्धि की बात कर रहा है ना, बुद्धि परीक्षण में जो बुद्धि परीक्षण होता है वह शैक्षिक ही आधार पर होता है, ठीक ना। तो इसलिए शैक्षिक बुद्धि इसी पर नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 19 है, यदि शिक्षक बहुबुद्धि सिद्धांत अपनाता है तो उसका कक्षा में क्या उद्देश्य होगा। ऑप्शन नंबर सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना। बी है केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। और सी है विविध क्षमताओं को अवसर देना। और डी केवल परीक्षा तैयारी करना। कह रहा है कि अगर शिक्षक बहुबुद्धि सिद्धांत को अपना रहा है तो वह उसका कक्षा में उद्देश्य क्या होगा। देखिए एक तरीके से पढ़ाना तो ये होगा नहीं, केवल तेज बच्चों को पढ़ाना तो होगा नहीं, केवल परीक्षा की तैयारी भी नहीं होगा। तो इससे आसान हो गया, विविध क्षमताओं को अवसर देना, सभी प्रकार की क्षमताओं को अवसर देना बच्चों के लिए, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, सीटेट के अनुसार बुद्धि को किस रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर है स्थिर क्षमता, बी है जन्मजात और अपरिवर्तनीय, और सी है बहुआयामी और विकसित होने वाली, और डी है केवल आईक्यू तक सीमित। तो देखिए सीटेट के अनुसार हम किस में देखेंगे, यह बहुआयामी और विकसित होने वाली क्षमता के रूप में देखी जानी चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 21 है, यदि कोई बच्चा स्वयं की भावनाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित कर पाता है तो यह किस बुद्धि का उदाहरण है। देखिए जब स्वयं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेगा तो वह अंतर्वैयक्तिक तो बुद्धि होएगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अंतर्वैयक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अब देखेंगे 22, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल कितनी बुद्धियाँ मानी जाती है। तो देखिए गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल 8 बुद्धि है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 8 बुद्धि। देखिए हम आज से आप लोगों को प्रत्येक मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत, अवधारणा, मूल प्रमुख बिंदु सब थ्योरी के साथ क्वेश्चन कराएंगे। तो आज हमारा आएगा जीन पियाजे का पहला क्लास, ठीक ना, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरह जितने मनोवैज्ञानिक है गार्डनर, स्किनर, सबको हम आज अब बारी बारी से एक एक क्लास में करा करके ख़त्म कर देंगे। अब उसको आप लोग देख लेंगे तो आप लोग का 10 नंबर पक्का हो जाएगा, अगर सिद्धांत से जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, फ्लूइड इंटेलिजेंस की अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अर्जित ज्ञान, बी अनुभव आधारित वृद्धि, सी है नई समस्याओं को हल करने की क्षमता, और ये भाषा कौशल। तो देखिए नई समस्याओं को हल करने की क्षमता से यह संबंधित होती है इसकी अवधारणा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, क्रिस्टलाइजेड इंटेलिजेंस का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए नई पहेली हल कराना, बी है स्कूल का सीखा हुआ ज्ञान प्रयोग करना, सी है अचानक समस्या सुलझाना, और डी है तर्क शक्ति। तो देखिए जो स्कूल में जो सीखा हुआ ज्ञान हो उसका प्रयोग करना, ठीक ना। तो इसका जो सही हो जाएगा स्कूल में जो सीखा हुआ ज्ञान को
प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, कैटेल के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो देखिए कैटेल के अनुसार जो बुद्धि होती है वह 2 प्रकार की होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है ये भी बता देते हैं। तो देखिए एक होती है तरल बुद्धि और एक होती है क्रिस्टलीकृत बुद्धि, ठीक ना। तरल बुद्धि को हम GF से प्रदर्शित करते हैं और क्रिस्टलीकृत बुद्धि को हम GC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। यदि कोई बच्चा शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जल्दी सीखता है तो वह किस बुद्धि में प्रबल होगा? जब शारीरिक गतिविधि से वो सीख रहा है तो गति करके सीख रहा है ना, अपने शरीरों के द्वारा जो इंद्रियों के द्वारा गति कर रहा है उस गतिविधि से सीख रहा है बच्चा, तो वह दैहिक गति होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैहिक गति। प्रश्न नंबर 27 है, IQ स्कोर का उपयोग सबसे उपयुक्त रूप में किस लिए माना जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, बच्चों को लेवल करने के लिए। देखिए लेवल वाली बात नहीं होती है, लेवल क्या हो जाएगा, तुलनात्मक हो जाएगा, तो ये निगेटिव होता है, ठीक ना। तुलना करने के लिए भी तुलना करने वाली बात नहीं होगी, तुलना भी क्या होता है, नकारात्मक होता है। और दंड देने के लिए, तो दंड भी क्या है, नकारात्मक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी बचा, शैक्षिक योजना बनाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक योजना बनाने के लिए, ठीक ना। जिस बच्चे का लेवल होगा IQ लेवल 90 से 110 होता है वह सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होता है, और जिस बच्चे का 110 से ऊपर होता है वह प्रतिभाशाली बच्चा होता है। जो 90 से कम होगा वह कमज़ोर बच्चा होगा, विशेष प्रकार का बच्चा होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, सीटेट के अनुसार बुद्धि और सीखने का संबंध क्या है? तो देखिए कोई संबंध नहीं है ऑप्शन नंबर, तो ये गलत हो जाएगा। बुद्धि स्थिर होती है, ये भी नहीं होगा, बुद्धि स्थिर नहीं होती, हमेशा परिवर्तनीय होती है, ठीक ना। केवल IQ ही सीखने का आधार है, ये कोई बात नहीं है, सिर्फ IQ लेवल से ही सीखा जा सकता है बुद्धि, गलत बात। बुद्धि सीखने को प्रभावित करती है पर निर्धारित नहीं करती। देखिए बुद्धि क्या होती है, सीखने को प्रभावित तो करेगी लेकिन निर्धारित नहीं करेगी क्या कितना सीखा जाएगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 29 है, यदि शिक्षक केवल IQ पर आधारित शिक्षण करता है तो इसका परिमाण क्या होगा, ठीक ना। कह रहा है कि अगर शिक्षक केवल IQ आधारित शिक्षण पर शिक्षा दे रहा है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चों को समान विकास, बी है विविध क्षमताओं की उपेक्षा होगी, और सी है समावेशन बढ़ेगा, और डी सीखना सरल होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर ए है सभी बच्चों का समान विकास, ठीक है। IQ करेगा तो सभी बच्चों का समान विकास नहीं हो सकता, ठीक ना। अगर सभी का IQ लेवल बराबर रहेगा तब ना होगा समान विकास, तो ये तो गलत हो गया। विविध क्षमताओं की उपेक्षा, हाँ ये हो सकता है। विविध क्षमताओं की उपेक्षा का मतलब ये होता है अगर IQ लेवल के आधार पर ही शिक्षा देगा तो किसी बच्चे का IQ लेवल कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का सामान्य होगा, तो उसकी अपेक्षा होगी जिसका IQ लेवल कम होगा, विशिष्ट प्रकार का बच्चा होगा, तो उसमें क्या होगा, सीखने की क्षमता तो उतना तेज होगी नहीं, तो वह क्या हो जाएगा, उसकी उपेक्षा होगी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 है, सीटेट के अनुसार बुद्धि परीक्षणों की सबसे बड़ी सावधानी क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए उन्हें बिल्कुल न अपनाना, बी है उन्हें अंतिम सत्य मान लेना, सी है उन्हें एक साधन की तरह उपयोग करना, और डी है केवल परीक्षा में उपयोग करना। तो देखिए कह रहा है कि सीटेट के अनुसार बुद्धि परीक्षणों की सबसे बड़ी सावधानी क्या है? तो देखिए
उन्हें बिल्कुल न अपनाना, ये बात क्या है? नकारात्मक। उन्हें अंतिम सत्य मान लेना, ये भी क्या हो जाएगा? नकारात्मक। और ये केवल परीक्षा का उपयोग, ये तो नकारात्मक हो जाएगा, केवल शब्द आ गया है ना। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी बचा, उन्हें एक साधन की तरह उपयोग करना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। यदि कोई बच्चा प्रकृति, पौधों और जीव जंतुओं के प्रति विशेष रुचि दिखाता है तो वह किस बुद्धि में श्रेष्ठ होगा? कह रहा है कि अगर कोई बच्चा है प्रकृति और पौधे और जीव जंतुओं में रुचि दिखाता है तो वह किस प्रकार का बच्चा होगा, उसकी बुद्धि कैसी होगी? तो देखिए, जब प्राकृतिक की बात आ जाएगी, जब प्राकृतिक की बात आ जाएगी, यह जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 32। त्रिआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किससे संबंधित है, ठीक ना। तो ये देखिए, गार्डनर से, स्पीयरमैन से, स्टर्नबर्ग से और कैटेल से। तो ये जो है स्टर्नबर्ग से संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 33 है, स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यवहारिक बुद्धि का संबंध किससे है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए अकादमिक ज्ञान, बी है समस्या समाधान, और सी है दैनिक जीवन में अनुकूलन, और डी है भाषा कौशल। तो देखिए, इनका जो व्यवहारिक बुद्धि का संबंध जो है, ये दैनिक जीवन में अनुकूलन, दैनिक जीवन में क्या हो रहा है, किस प्रकार की प्रक्रिया हो चल रही है बच्चे के, उससे संबंध है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षणों की सीमा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक प्रभाव, बी भाषा का प्रभाव, सी है सीखने की प्रेरणा को मापना। तो कह रहा है कि कौन सी बुद्धि परीक्षणों की सीमा नहीं है? तो देखिए, तो सांस्कृतिक प्रभाव, भाषा का प्रभाव, सीखने की प्रेरणा को मापना और परीक्षाचित्ता। तो देखिए, सीखने की प्रेरणा को मापना, ये क्या है? अगर कोई प्रेरणा दे रहा है, ठीक ना, तो क्या वो बच्चा उसी प्रेरणा के हिसाब से सीख लेगा, सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, वह मापा नहीं जा सकता, ठीक ना। अगर हम कोई प्रेरणा दे रहे हैं किसी बच्चे को, तो क्या हम वो नापा जा सकता है? नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बुद्धि को तो नापा जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, यदि शिक्षक कक्षा में भाषिक, संगीतकी और गतिविधियां करता है तो वह किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है भाषिक, संगीतिक और गतिक तीनों जब विधियां कर रहा है तो वह बहु बुद्धि सिद्धांत में आएगा, ठीक ना। सभी प्रकार की गतिविधियां कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, वेक्सलर बुद्धि परीक्षण की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल मौखिक परीक्षण होता है, गलत बात। ये क्या बताए? मौखिक और अमौखिक दोनों प्रकार का परीक्षण होना चाहिए, तो जो केवल गलत। ये केवल IQ लेवल स्कोर पर ही परीक्षण, ये भी गलत। मौखिक और अमौखिक दोनों प्रकार के परीक्षण होना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है, सीटेट के अनुसार बुद्धि का विकास किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल वंशानुक्रम पर, केवल वातावरण पर, और सी है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर, और डी केवल विद्यालय पर। देखिए, बुद्धि का जो विकास होता है वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण भी होता है, दोनों होता है, ठीक ना। अगर बच्चे के पिता का बुद्धि अच्छी है तो वो बच्चे की भी बुद्धि अच्छी होगी, अगर थोड़ा मेंटल है तो मेंटल ही होगी, ठीक ना। तो और वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है,
यदि शिक्षक मानता है कि सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान होते हैं तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर एक आयामी, बी स्थिर और सी है बहुआयामी और डी है दंडनात्मक। क्वेश्चन देखिए फिर से ध्यान से। यदि शिक्षक मानता है कि सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के बुद्धिमान होते हैं तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो देखिए जब अलग अलग की बात आ गई तो बहुआयामी बुद्धि हो जाएगी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है बहुआयामी। प्रश्न नंबर 39 है बहुबुद्धि। देखिए प्रश्न नंबर 39, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किस रूप में किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर है अंतिम निर्णय के रूप में, बी है वर्गीकरण के रूप में, सी है मार्गदर्शक उपकरण के रूप में, डी दंड हेतु। तो देखिए जब बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है तो उसके मार्गदर्शक के उपकरण के रूप में अगर करेंगे तो बच्चा आसानी से सीखेगा और डरेगा नहीं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। सीटेट के अनुसार प्रभावी शिक्षक बुद्धि को कैसे देखता है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल अंक के रूप में, अंक जो है की बात आए तो नकारात्मक, बी है स्थिर क्षमता के रूप में, और सी है विकसित होने वाली क्षमता के रूप में, और डी है जन्मजात सीमा के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकसित होने वाली क्षमता के रूप में शिक्षक हमेशा बुद्धि को देखता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।